So in this session we are going to learn storage in AWS. ठीक है तो कौन कौन तरह के स्टोरेज AWS हमें प्रोवाइड करता है वो आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो जैसे ही हम AWS स्टोरेज की बात करते हैं तो AWS स्टोरेज इज अ सर्विस विच इज़ प्रोवाइडिंग बाय AWS। तो वो तीन कैटेगरीज में हम लोगों को स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज और फाइल स्टोरेज। ये कैटेगरीज ऑफ स्टोरेज है। तो ये हर तरह की कैटेगरी के लिए हम लोगों को स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो जिसमें हम लोग देखेंगे सिंपल स्टोरेज सर्विस, उसके बाद हम लोग इसका डेमो भी देखेंगे कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं S3 में, और उसके बाद सेकेंड टाइप हम लोग देखेंगे EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। उसके तीन टाइप है वो देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग एक EBS बनाने की कोशिश करेंगे, एक डेमो देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग EFS देखेंगे, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो ये तीन मेजर स्टोरेज है AWS में। तो मूव करते हैं फर्स्ट स्लाइड में। तो फर्स्ट स्लाइड इज AWS स्टोरेज सर्विस। तो इसमें क्या होता है, Amazon ऑफर्स 3 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ स्टोरेज सर्विस, दैट इज ऑब्जेक्ट, ब्लॉक एंड फाइल स्टोरेज। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में ये तीन कैटेगरी है। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज इज अ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज आर्किटेक्चर दैट मैनेजेस डेटा एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इन टर्म्स ऑफ फाइल्स, जैसे मीडिया फाइल्स हो गई, ऑडियो, वीडियो, ये जितने भी फाइल्स और डेटा है इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। और ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट स्टोरेज की ज़रूरत होती है। तो ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज का जो टाइप यहाँ पे AWS यूज़ कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल स्टोरेज सर्विस, दैट इज़ S3। और Amazon ग्लेशियर भी है, ये आर्काइवल काइंड ऑफ स्टोरेज है। मतलब जब कोई फाइल्स आपको ज़्यादा दिन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती तो आप उसको आर्काइव करके रख सकते हैं। तो ये आर्काइवल स्टोरेज है ग्लेशियर। उसके बाद में आते हैं ब्लॉक स्टोरेज। ये क्या होता है, तो ब्लॉक स्टोरेज ब्रेकअप्स द डेटा इनटू ब्लॉक्स एंड देन स्टोर दोज ब्लॉक्स एज सेपरेट पीस। तो अलग अलग पीस में वो जो स्टोरेज है उसको डिवाइड कर देता है और उसके बाद में उसमें डेटा स्टोर करना स्टार्ट करता है। जैसे कि हमारा जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में क्या करते हैं हम लोग, इज़ अ ब्लॉक डिवाइस। वो एक ब्लॉक डिवाइस रहता है। इसका जी हम लोग हार्ड डिस्क लेते हैं तो वो पूरा ब्लॉक डिवाइस रहता है। वो ब्लॉक डिवाइस में ब्लॉकिंग करते हैं, जैसे वॉल्यूम्स बनते हैं, उसके बाद उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, और फिर बाद में जो ब्लॉक्स, जो वॉल्यूम बनता है उसमें फिर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, फाइल्स एंड जो भी है। तो ये ब्लॉक स्टोरेज उसी टाइप का स्टोरेज रहता है। ब्लॉक स्टोरेज में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट स्टोरेज में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में हम लोग सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है, वीडियो, ऑडियो, ये जो फाइल्स है वही उसमें रख सकते हैं। ठीक है। तो ब्लॉक स्टोरेज का एग्जांपल हम लोग जैसे कंसिडर करते हैं तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है वो ब्लॉक स्टोरेज का एक एग्जांपल है। अगर स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो हमारा है SAN डिवाइस में अगर हम लोगों ने एक ब्लॉक बनाया है, उसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उस SAN डिवाइस में हम लोग बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो SAN इज़ अ काइंड ऑफ ब्लॉक स्टोरेज डिवाइस। वैसे ही Amazon के पास में जो ब्लॉक स्टोरेज है वो है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, EBS। और EBS के कुछ एग्जांपल जैसे SSD ड्राइव है और HDD ड्राइव है, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव, और हार्ड डिस्क ड्राइव। ये कौन से डिवाइस होते हैं, ये ब्लॉक स्टोरेज होते हैं। वैसे ही थर्ड टाइप है फाइल स्टोरेज। ठीक है। फाइल स्टोरेज में क्या होगा, एक नेटवर्क में कोई स्टोरेज होगा, उसके अंदर हम लोग फाइल्स डायरेक्टली स्टोर करते हैं। एक हायरार्की फॉर्म में हम लोग डायरेक्टरी बना रहे हैं, डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स रख रहे हैं, तो दैट सर्विस इज कॉल्ड फाइल स्टोरेज सर्विस। जैसे कि हम लोग FTP वगैरह यूज़ करते हैं तो दे कम्स अंडर फाइल स्टोरेज काइंड ऑफ थिंग। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे है इलास्टिक फाइल सिस्टम। ठीक है। तो ये तीन सर्विस हमें AWS प्रोवाइड कर रहा है। जैसे S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। इसमें जो भी हम स्टोर करेंगे वो वीडियो, ऑडियो, फाइल्स, पिक्चर्स, यही सब इसमें जाएगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। इसमें स्नैपशॉट्स हम लोग डाल सकते हैं,
बैकअप के लिए हम लोग ये स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड टास्क के लिए यूज़ नहीं होगा। वैसे अमेजोन ग्लेशियर ये आर्काइव टाइप का स्टोरेज है। तो ब्लॉक स्टोरेज में आता है EBS में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो जो हमारा EC2 मशीन बनता है उसके साथ में ही EBS कनेक्टेड होता है और उसमें ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड थिंग्स है वो उसमें इंस्टॉल होती है। और जो फाइल स्टोरेज है ये इलास्टिक फाइल सिस्टम, ये नेटवर्क काइंड ऑफ स्टोरेज है। EFS जैसे NFS होता था नेटवर्क फाइल सिस्टम, वो एक नेटवर्क में होता था और वो नेटवर्क का जो स्टोरेज एरिया है, जो शेयर्ड नेटवर्क है, वो हम लोग हमारे मशीन्स में माउंट करके उसमें हम लोग शेयर फाइल स्टोर करते थे। इज अ सेम इलास्टिक फाइल सिस्टम, वो सेम ही है। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है व्हाट इज ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज और फाइल स्टोरेज, यू कैन गो इन दिस लिंक। ये रेडिट का एक बहुत अच्छा लिंक है, यहाँ पे जा करके आप डिटेल्ड में इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से आपको डिफाइन किया गया है व्हाट इज फाइल स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज। आप ज़्यादा डिटेल में आपको जाके देखना है तो आप ये डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। जो हमारा पहला जो स्टोरेज है इज अ सिंपल स्टोरेज सर्विस दैट इज कॉल्ड S3। बिकॉज जो वर्ड्स है सिंपल स्टोरेज और इन सबके स्टार्टिंग में SS है तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं S3। ठीक है, तो Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस Amazon S3 इज एन स्टोरेज सर्विस दैट इंडस्ट्री इज लीडिंग स्केलेबिलिटी, यानी एनी टाइम आप स्टोरेज को डेटा अवेलेबिलिटी हर अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब आपको जरूरत है तो साइट डाउन है, आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हर टाइम वो अवेलेबल रहेगा। सिक्योरिटी है इसमें, काइंड ऑफ एनक्रिप्शन, ये सब इसमें पॉसिबल है और इसमें परफॉर्मेंस हमें मिलता है, यानी फास्ट रिट्रीवल, फास्ट स्टोरेज, जब चाहे जब स्टोर कर सके, इस तरीके का परफॉर्मेंस भी हमें S3 में मिलता है। तो दिस मीन्स कस्टमर ऑफ ऑल साइज एंड इंडस्ट्रीज कैन यूज इट टू स्टोर एंड प्रोटेक्ट एनी अमाउंट ऑफ डेटा फॉर अ रेंज ऑफ यूज केस सच एज वेबसाइट होस्टिंग के लिए जो स्मॉल एंड लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज है वो इस स्टोरेज को किस लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट कुछ होस्ट करनी है तो यहाँ पे आप सिंपल एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, बट दैट वेबसाइट शुड बी ए स्टैटिक वेबसाइट। उसमें ऐसे कुछ कंटेंट नहीं होना चाहिए जो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, वो उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो स्टैटिक कंटेंट आप S3 में रख सकते हैं। वैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन कुछ कोई है या बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है, आर्काइव करके रखना है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, IoT एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, इन सब ये सब एग्जांपल्स हैं जिसके लिए आप S3 का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही S3 इज डिजाइन्ड फॉर 99.11 मतलब इतनी इसकी ड्यूरेबिलिटी है। ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? ड्यूरेबल मतलब होता है जैसे कोई एक शूज़ आपने ले लिया, जैसे कि कोई अच्छे ब्रांड का शूज़ ले लिया, तो वो ड्यूरेबल मतलब आपके साइज में भी फिट बैठता है और वो लॉन्ग जो उसकी लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस तरह उसको बोलते हैं ड्यूरेबल। बहुत ज़्यादा आप वो यूज़ कर सकते हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है। तो ये जो ड्यूरेबल है उसका मतलब यही है कि ये इतने % ड्यूरेबल है। एनी टाइम आप इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। For availability of data in S3 storage is automatically distributed across minimum of 3 physical availability zone that are typically miles apart within an AWS region। तो एक region में हम लोगों ने देखा कि 3 availability zone होते हैं। तो जैसे ही आप S3 स्टोरेज का उपयोग करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में क्या होता है, जो आपका डेटा होता है वो 3 एजीज में रिप्लिकेट हो जाता है, सो दैट कि अगर इन एनी कंडीशन अगर एक एजी डाउन हो जाता है किसी डिजास्टर थिंग्स की वजह से, वो डेटा सेंटर ही पूरा ठप हो जाता है, तो आपका डेटा रहेगा, आपका जो S3 में जो भी कंटेंट है वो आपके रहेंगे, बिकॉज ऑफ जो अदर 2 एजीज रहेंगे उसके थ्रू वो डेटा आपको दिया जाएगा। तो ऐसा कभी तो मतलब आपका जो डेटा है वो 3 एजीज का बैकअप है, उसको वो रिप्लिकेट होते रहते हैं। तो डेटा इतना सिक्योर है आपका, कभी भी आप उसको अवेलेबल हो सकता है, जबकि आपका एक एजी खराब क्यों ना हो जाए। ठीक है, आगे जाते हैं। अब इसके टाइप्स हैं, S3 के 3 टाइप हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड एक
टाइप है, जब आप S3 यूज़ करेंगे सर्विस, तब आप जब उसको यूज़ करेंगे तो उसमें आपको पूछा जाएगा कौन सा टाइप आप S3 का यूज़ करना चाहते हैं। तो पहला जो टाइप है इसका वो है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या होता है, Amazon S3 स्टैंडर्ड ऑफर हाई ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्ट स्टोरेज और फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा। अब ये स्टैंडर्ड वाला जो टाइप है S3 का, जो आप हमेशा यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप यूज़ कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली वो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो आप स्टैंडर्ड यूज़ करिए। तो स्टैंडर्ड का जो प्राइस है वो स्टैंडर्ड प्राइस जो भी S3 का रहेगा स्टोरेज का वो रहेगा। स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास इज डिजाइन फॉर 99.99 अवेलेबिलिटी। तो इसमें जो डाउन टाइम रहेगा पर ईयर का वो रहेगा 52 मिनट्स का रहेगा, 36 सेकेंड। तो इतना डाउन टाइम ये एक ईयर में होगा, एक ईयर में रह सकता है, बट दे आर ट्राइंग कि ज़्यादा डाउन टाइम ना रहे, बट ये मिनिमम मैक्सिमम डाउन टाइम ये लोग कंसिडर करते हैं। उसके बाद में एक सेकेंड टाइप है स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो कोई डेटा है आपका S3 में, वो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इनफ्रीक्वेंट। तो ऐसे डेटा, जैसे कोई भी एक फाइल आप S3 में डाल रहे हो और आप बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करते हो, जैसे कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार ऐसे यूज़ करते हो, तो वाई यू गो फॉर स्टैंडर्ड? बिकॉज आप स्टैंडर्ड S3 में जाओगे तो उसका प्राइसिंग भी वैसा ही रहेगा। इनफ्रीक्वेंट में जाओगे तो इसका जो प्राइसिंग रहेगा वो स्टैंडर्ड से थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो इसका प्राइस जो है ये लेस देन S3 स्टैंडर्ड होता है, और इट ऑफर्स चीपर स्टोरेज ओवर टाइम बट हायर चार्जेस टू रिट्रीव और डेटा ट्रांसफ़र। तो इसमें जब डेटा आप इसमें स्टोर तो हम कर देते हैं, बट अगर आप फ्रिक्वेंटली अगर डेटा एक्सेस करोगे तो उसके थोड़े चार्जेस ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज इट इज़ डिज़ाइन फॉर इनफ्रिक्वेंट एक्सेस। आप कभी कभी ही वो डेटा स्टोर कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में अगर आप ये वाला चूज़ कर लेते हैं ऑप्शन, और फिर भी आप फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ कर रहे हो, तो आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे और वो स्टैंडर्ड की तरह ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इनफ्रिक्वेंट एक्सेस का टाइप है। एक और टाइप है इसमें, दैट इज कॉल्ड वन जोन, S3 वन जोन। तो वन जोन में क्या होता है, वो अभी डॉक्यूमेंट AWS के डॉक्यूमेंट में मुझे नहीं दिखा, बट वो टाइप पहले था, और शायद हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हमें वो दिखाई देगा, बिकॉज अभी भी वो निकला नहीं है। तो वन जोन एक S3 का टाइप है, जिसमें क्या होता है, जो आपका डेटा होता है वो सिर्फ एक ही AZ में होता है। जैसे 3 AZs में ये रिप्लिकेट होते हैं ना, स्टैंडर्ड का डेटा वो रिप्लिकेट नहीं होता, वो एक ही AZ में रहता है। बट इन केस अगर वो डाउन हो जाता है तो फिर आपका डेटा वहाँ से उड़ जाएगा। तो उसका प्राइसिंग जो रहती है वो स्टैंडर्ड और इनफ्रीक्वेंट से भी कम होती है। फिर एक टाइप आता है इसमें Amazon ग्लेशियर का। तो Amazon ग्लेशियर क्या होता है, डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा। अभी इसमें भी जो डेटा आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, महीने में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार ही आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, आप Amazon ग्लेशियर का यूज़ कर सकते हो। तो क्या होगा, आपका जो भी डेटा रहेगा वो आर्काइव होके ग्लेशियर में आप स्टोर कर सकते हो। तो और जैसे S3 में कोई डेटा आपने रखा है स्टैंडर्ड वाले टाइप में, और कुछ आपने लाइफ साइकिल सेट कर दिया, जैसे कि कोई एक फाइल है, 1 महीने बाद वो आर्काइव होना चाहिए और वो Amazon ग्लेशियर में चला जाना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो लाइफ साइकिल आप किसी फाइल का डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपने कोई फाइल डाली, आपने S3 का लाइफ साइकिल डिफाइन करके रखा है कि जो भी फाइल इसमें आएगी वो 1 महीने के बाद आर्काइवल में चली जाएगी। तो फिर क्या होगा, जो भी फाइल आप डालोगे वो आके Amazon ग्लेशियर में चले जाएगी, तो उसमें जो आपका जो प्राइसिंग है S3 का वो आप रिड्यूस कर सकते हो ग्लेशियर में डाल के। तो ये प्राइसिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जांपल यहाँ पे दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज कंपैरेटिव प्राइसिंग फॉर Amazon S3। तो ये स्टैंडर्ड S3 है जिसका प्राइस आप देख सकते हो 0.023 है। स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट का जो प्राइस है वो 0.0124 है, और ग्लेशियर का उससे भी कम है। तो सबसे कम चार्जेस किस में लग रहे हैं, ग्लेशियर में लग रहा है, उसके बाद इनफ्रीक्वेंट और फिर स्टैंडर्ड। तो ये जो इसका प्राइसिंग है और जो टाइप है ये डिपेंड करता है आपके एक्सेसिबिलिटी पे, फ्रिक्वेंटली एक्सेस, हाउ फ्रिक्वेंट यू आर यूजिंग योर डेटा फ्रॉम द S3 एनवायरनमेंट, S3 स्टोरेज। तो इसके टाइप्स थे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अब S3 सर्विस को यूज़ करने की कोशिश करते हैं।
तो इसके लिए हम लोग जाते हैं हमारे अकाउंट में, AWS अकाउंट में। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको S3 पे क्लिक करना है। तो S3 ये एक स्टोरेज सर्विस है। आप यहाँ पे आओगे तो आप ये इसका कंसोल देख सकते हो कैसा है, ठीक है। ये S3 बकेट्स लिखा हुआ है, ठीक है। आप ये एक चीज़ क्या है, ये जो दो बकेट्स बने हुए हैं ये क्या है, तो आपको कोई भी डेटा अगर S3 में डालना है, कोई भी स्टोरेज आप S3 स्टोरेज आप यूज़ करते हो तो वो जाता है बकेट में। पहले आपको बकेट बनाना पड़ता है। बकेट इज़ लाइक अ फोल्डर जैसा, आप जैसे फोल्डर बना रहे हो और उसके अंदर में फाइल्स डाल रहे हो, तो बकेट वैसा ही होता है। तो आपको पहले बकेट बनाना पड़ता है और बाद में फिर आपको जो ये है फाइल्स है वो स्टोर करनी पड़ती है। तो व्हाट इज बकेट? तो Amazon S3 बकेट विच आर सिमिलर टू फाइल फोल्डर, ठीक है, फोल्डर की तरह। स्टोर ऑब्जेक्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड इट्स डिस्क्रिप्टिव डेटा। तो फाइल फोल्डर के अंदर फाइल्स रहेंगी, फाइल्स ऑब्वियसली जाएंगी तो उसका मेटा डेटा भी उसी में रहेगा। और टू अपलोड योर डेटा, फोटो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट etc टू Amazon S3 यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट S3 बकेट। आपको पहले बकेट बनाना पड़ेगा इन वन ऑफ द AWS रीजन। अभी ये जो बकेट वाली जो सर्विस है इज अ रीजनल सर्विस और S3 जो सर्विस है इज अ ग्लोबल सर्विस। तो S3 अकाउंट जो आपका होगा वो ग्लोबल होगा, लेकिन जब आप उसके अंदर बकेट बनाओगे वो रीजन रहे, वो उसमें रीजन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो S3 बकेट होगा इज अ ग्लोबली यूनिक, इसका जो नेम रहेगा वो ग्लोबली यूनिक रहेगा। सेम नाम आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे किसी ने अगर नाम को यूज कर लिया, वही नाम आप आपके अकाउंट में यूज कर रहे हो तो वो नहीं होगा। मतलब हर अकाउंट के लिए जो भी S3 बकेट का नाम है वो सब यूनिक है। आपने ये अकाउंट के लिए एक पर्टिकुलर नाम चूज कर लिया, सेम नाम आप दूसरे अकाउंट में जाओगे, AWS अकाउंट में जाके बनाने की कोशिश करोगे तो भी वो नहीं बनेगा। ये यूनिकली, ये ग्लोबली यूनिक होता है। एंड द नेम स्पेस इज शेयर्ड बाय ऑल AWS अकाउंट, जो मैं बोल रहा हूँ आपको। बाय डिफॉल्ट यू कैन क्रिएट 100 बकेट इन ईच योर AWS अकाउंट। आपका जो AWS अकाउंट है उसमें आप मैक्सिमम 100 बकेट्स आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इन फ्यूचर या फिर आपको 100 से ज़्यादा बकेट की रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको जो AWS सपोर्ट है उनसे बात करके आपको कोटा बढ़ाना पड़ता है। लेट्स मूव एंड क्रिएट S3 बकेट। तो मुझे पहले ये जो प्लस सिंबल है ये क्रिएट बकेट पे क्लिक करना पड़ेगा और बकेट का नाम देना पड़ेगा। तो हमने ये बकेट का नाम देना पड़ेगा आवर फर्स्ट बकेट 1। ये मैंने नाम दे दिया। अभी ये क्या बोल रहा है, बकेट नेम मस्ट नॉट कंटेन अपर केस कैरेक्टर, ठीक है, सब लोअर केस कैरेक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे रीजन मेरा मुंबई में ही मैंने सारी सर्विसेज VPC वगैरह बनाई थी, तो मैं ये मुंबई ले लेता हूँ, ठीक है। कॉपी सेटिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग बकेट, आपको कोई एग्जिस्टिंग बकेट से आपको कॉपी करना है क्या पॉलिसी, तो वो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, बट मुझे नहीं करना है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। वर्जनिंग, अभी इसमें एक ऑप्शन आता है वर्जनिंग, कीप ऑल वर्जन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम बकेट, सेम बकेट में रखना है क्या। तो ये वर्जनिंग अगर आप इनेबल करते हो तो जैसे ही फाइल में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो क्या होगा, वो फाइल की वर्जन बनाएगा। जैसे एक फाइल में मैंने कुछ लिखा था, उसके बाद वो सेव कर दिया, थोड़ी देर बाद में आया और फाइल में और कुछ कंटेंट ऐड कर दिया, तो ये वर्जन उसके वहाँ पे मेंटेन होते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वर्जनिंग, हम लोग एक ऑप्शन देख रहे हैं। तो वर्जनिंग में वही मैं बता रहा था आपको, अगर कुछ भी आप चेंजेस करते हो तो उसके वर्जन्स मेंटेन करता चला जाएगा AWS। तो अगर वर्जनिंग आपने इनेबल करके रखा हुआ है और कोई फाइल आपने डिलीट कर दी, ठीक है, तो आपने वर्जनिंग इनेबल रखा था, इसलिए वो फाइल आपको वापस अगर स्टोर करनी है तो आप वर्जनिंग के थ्रू जाकर उस फाइल को रिस्टोर कर सकते हो। बट अगर आपने वर्जनिंग इनेबल नहीं की है और कोई फाइल आप डिलीट करते हो और बाद में वो फाइल की आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो फिर आपको
मिल जाएगी वर्जनिंग के थ्रू, बट अगर वर्जनिंग नहीं करोगे तो फिर वो फाइल आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ फिर, और ये वर्जनिंग के अलग से चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो अभी जैसे मैं S3 बकेट यहाँ पे बना रहा हूँ तो उसके मुझे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, बट आप जब उसमें एक्स्ट्रा सर्विसेज यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, जैसे वर्जनिंग आप यहाँ पे कर रहे हो, सर्वर एक्सेस लॉगिंग आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो ये इसके चार्जेस अलग से आपको देने पड़ेंगे। मैं अभी यहाँ पे वर्जनिंग इनेबल नहीं कर रहा हूँ, और सर्वर एक्सेस लॉगिंग जो है ये क्या करेगा, लॉक्स आपको क्रिएट करके, लॉक्स स्पेशली एक लॉक फाइल बना करके उसमें लॉक्स वगैरह स्टोर करने का काम स्टार्ट कर देगा। टैग आप दे सकते हो, कुछ भी नेम आप दे सकते हो, जैसे कि जैसे आप यहाँ पे टाइप दे सकते हो, जैसे वीडियो फाइल आप यहाँ डालना चाहते हो तो एक टैग वहाँ पे दे सकते हो। फिर ऑब्जेक्ट लेवल लॉगिंग या रिकॉर्ड, यहाँ पे आप ये इनेबल करोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसमें डालोगे तो उसकी लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे क्लाउड ट्रेल एक सर्विस है, तो क्लाउड ट्रेल सर्विस पे क्या होता है, आप जो भी कुछ आपके अकाउंट में, सपोज 5 अकाउंट है, एक ही AWS अकाउंट में 5 यूजर्स है, 5 यूजर्स अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ये क्लाउड ट्रेल क्या करता है, उसकी रिकॉर्ड, उसका लॉग क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो उससे रिलेटेड आपको कुछ लॉगिंग अगर इनेबल करनी है तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे डिफॉल्ट एनक्रिप्शन है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली एनक्रिप्ट ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर स्टोर्ड इन S3, कोई भी ऑब्जेक्ट आप डालोगे तो वो एनक्रिप्ट होता चला जाएगा, तो इसके अलग से चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। क्लाउड वॉच में आपको इसका मैट्रिक्स देखना है क्या, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अगर आप टिक करोगे तो आपका जो मैट्रिक्स है वो क्लाउड वॉच में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे ये कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। हाँ, अभी ये वाला जो ऑप्शन है ब्लॉक पब्लिक लेवल एक्सेस, तो क्या हो रहा है, मेरा जो ये S3 बकेट है इसको मैं पब्लिक एक्सेस देना चाहता हूँ क्या, तो अगर आपने ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस कर दिया तो बाहर से कोई भी PC या फिर कोई यूज़र इस बकेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये अगर मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से चेकबॉक्स निकाल देता हूँ तो ये निकल जाएगा। वैसे अगर मुझे यहाँ पे और भी ऑप्शंस आप देखते, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू ब्लॉक एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू न्यू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अभी ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक होती है, अभी आगे आएगा ये ACL, तो ACL के थ्रू आपने अगर कुछ अलाउ कर रखा है, किसी यूज़र को अलाउ कर रखा है इस बकेट में काम करने के लिए, तो ये यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने ये यूज़ या आपने चेक नहीं भी किया तो आगे भी आप ACL में जब डिफाइन करोगे तो वहाँ पे आप कर सकते हो, ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। मैं अभी ये पब्लिक एक्सेस इसको नहीं दे रहा हूँ, और नहीं देने के बाद में अगर आप नहीं दे रहे हो पब्लिक एक्सेस, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, मतलब मैं पब्लिक एक्सेस दे रहा हूँ, इस बकेट को पब्लिक एक्सेस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर वैसा आप करते हो तो ये आपको बोलेगा कि आप एक्नॉलेज करो कि इस बकेट को आपने पब्लिक एक्सेस दे रखा है, तो मैं इसको एक्नॉलेज करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, तो ये एक रिव्यू आ जाता है, समरी आ जाएगी कि आप क्या क्या करना चाहते हो। वर्जनिंग डिसेबल्ड है, सर्वर लॉगिंग डिसेबल्ड है, टैग करके रखा हुआ है। तो ये परमिशन मैं देख रहा हूँ, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस मैंने ऑफ रखा है, मतलब मैंने पब्लिक एक्सेस दे रखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा बकेट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अब ये बकेट के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है अपलोड, अब मैं यहाँ फाइल्स कुछ भी अपलोड कर सकता हूँ। वैसे ही प्रॉपर्टीज में आप आओगे तो प्रॉपर्टीज में वही है, वर्जनिंग, सर्वर एक्सेस लॉगिंग जो हम लोगों ने डिसेबल कर रखा है। आप बाद में अगर आपको वर्जनिंग इनेबल करना है तो आप यहाँ से इनेबल ऐसे कर सकते हैं। वैसे सर्वर लॉगिंग, स्टैटिक वेबसाइट आपने कुछ होस्ट करनी है तो वो आपने इनेबल करोगे तो इसके अंदर वेबसाइट के कंटेंट रखोगे तो वो यहाँ से सर्व करना स्टार्ट कर देगा। ऑब्जेक्ट लेवल लॉगिंग और डिफॉल्ट इंक्रिप्शन हमने सब डिसेबल रखा है। परमिशंस में आप आओगे तो ये वाला जो हमने ब्लॉक पब्लिक एक्सेस जो पहले किया था वो आपको इनेबल करना है, अभी ब्लॉक करना है तो आप यहाँ से जाके ब्लॉक भी कर सकते हो। अभी ये जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है जो मैं बोल रहा था आपको, यही एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। तो ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में कोई ग्रुप या फिर यूजर्स को आप देखो, ये अकाउंट, कोई दूसरा AWS अकाउंट आप यहाँ पे ऐड करके उसको इस बकेट का एक्सेस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। पब्लिक एक्सेस कोई ग्रुप के लिए या फिर कोई यूज़र के लिए आपको देना है तो वो ACL के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। वैसे बकेट पॉलिसी है, बकेट पॉलिसी क्या होगी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट इसमें है, आपने एक पॉलिसी बना के रखी है कि 1 महीने बाद ये ऑब्जेक्ट
क्या होगा, चला जाएगा अमेजोन ग्लेशियर में। तो वो पॉलिसी वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मैनेजमेंट में आप आओगे तो यहाँ पे ये लाइफ साइकिल, फिर उसके ऊपर लाइफ साइकिल बनेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी लाइफ साइकिल आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे रहेगा लाइफ साइकिल का नाम आप दे दो, जैसे एग्जांपल मैं नाम यहाँ पे देता हूँ अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट, या फिर कोई पर्टिकुलर फाइल के लिए आप देना चाहते हो। तो ये लाइफ साइकिल क्या करेगा, लाइफ साइकिल आप डिफाइन कर दोगे। तो उसमें इस लाइफ साइकिल में आपको डिफाइन करना होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 1 महीने बाद इसको आर्काइव करना है, उसको उठा के अमेजोन ग्लेशियर में डालना है, या फिर डिलीट करना है। जो भी कुछ लाइफ साइकिल में आपको उस पर्टिकुलर फाइल की बनाना है वो लाइफ साइकिल आप यहाँ पे बना सकते हो। अगेन इसके अलग से चार्जेस रहे। रेप्लिकेशन यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन क्या होता है, यू हैवंट क्रिएटेड एनी रेप्लिकेशन रूल फॉर दिस बकेट, क्रॉस रीजन एप्लीकेशन एंड सेम रीजन एप्लीकेशन। क्या होता है, अभी ये वाला जो बकेट है इज अ रीजन स्पेसिफिक, ये मुंबई रीजन में बना हुआ है। ठीक है, हमने इसको मुंबई में बनाया था। क्या होगा, मुंबई डेटा सेंटर कभी चल के अगर पूरा जो 3 एजी है मुंबई के अंदर में, वो तीनों के तीनों अगर किसी बाढ़ आ गई या फिर कोई तूफान आ गया और वो पूरे ढह गए, तो आपका पूरा डेटा चला जाएगा। तो उस केस में उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो ये बकेट है उसको क्रॉस रीजन रेप्लिकेट करके रख सकते हो किसी और लोकेशन के लिए। जैसे नॉर्थ वर्जीनिया के साथ आप इसको रेप्लिकेट करोगे तो आपका ये जो डेटा रहेगा वो बैकअप एज अ बैकअप नॉर्थ वर्जीनिया के S3 बकेट में चला जाता रहेगा। ठीक है, सेम रीजन में भी कर सकते हो, क्रॉस रीजन में कर सकते हो। सेम रीजन में करने का कोई मीनिंग ही नहीं, आप क्रॉस रीजन करिए, आपका डेटा सिक्योर रहेगा। इनकेस अगर मुंबई का डेटा सेंटर खराब हो जाता है तो आपको नॉर्थ वर्जीनिया के डेटा सेंटर से आपको वो डेटा मिलता रहेगा। तो ये रेप्लिकेशन है, इसके अलग से चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। एनालिटिक्स है, आप देख सकते हो इसमें क्या हुआ क्या नहीं है, रिसर्च कर सकते हो फाइल रिलेटेड। मैट्रिक्स आप देख सकते हो, फाइल की मैट्रिक्स और इन्वेंट्री भी आप देख सकते हो इस बकेट की। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ ओवरव्यू में, एक अपलोड करता हूँ एक फाइल। जैसे मैंने ये फाइल अपलोड कर ली, नेक्स्ट करूंगा तो इसमें बोलेगा मैनेज यूजर। तो अभी फिलहाल ये वाला मेरा एक यूजर है जिसको मैंने रीड राइट का एक्सेस दिया हुआ है। तो अभी कोई और अकाउंट या फिर और कोई यूजर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे ही आप उसको एक्सेस दे सकते हो। तो मैं अभी कोई अलग यूजर ऐड नहीं कर रहा हूँ, सीधा नेक्स्ट बोलता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे हमें टाइप पूछा जाता है S3 का। तो आप कौन सा टाइप का S3 बकेट आप यहाँ पे बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट वन जोन, जो मैं आपको बता रहा था कि ये डॉक्यूमेंट में तो नहीं है बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्लेशियर में डालना चाहते हो क्या डायरेक्टली, तो ये ऑप्शन है। तो मैं अभी बोल रहा हूँ मुझे स्टैंडर्ड ही दे दो, मैं स्टैंडर्ड ही यूज़ करना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट के लिए। वैसे ही मैं नेक्स्ट और ये एक रिव्यू दिखाएगा और अपलोड बोलूँगा तो क्या होगा, ये मेरा अपलोड हो रहा है। फाइल अपलोड होने के बाद में रिफ्रेश करेंगे, ये वाली फाइल मेरी अपलोड हो गई। ठीक है, अभी फाइल को अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो ओनर और इसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी। अब ये फाइल अगर आप कहीं से भी एक्सेस करना चाहोगे तो आप ये फाइल को एक्सेस कर सकते हो। ये इसका पब्लिक URL है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वाली JPG मुझे अभी एक्सेस नहीं हुई, एक्सेसिबिलिटी डज नॉट अपीयर। तो इसमें क्या करना होगा हमें हाँ ओके गाइस, तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी, यहाँ पे अभी इसको बोलना पड़ेगा मेक पब्लिक। ठीक है, तो मेरा वाला जो ये हम देख रहे थे इसको बोलना पड़ेगा मेक पब्लिक। जब मैं इसको मेक पब्लिक बोलूंगा तभी जाके वो मुझे बाहर से एक्सेस होगा। सक्सेस और ये वाला URL हमें कॉपी करना है, फिर पेस्ट करेंगे तो फिर एक्सेस होना चाहिए। ये अभी हमें एक्सेस हो गया। तो इस तरीके से हमें वो एक्सेस होता है। इस तरीके से फिर हमें वो जो इमेज है, जो भी फाइल है, वो हमें एक्सेस यहाँ पे होगी। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग S3 बकेट बना करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको डिलीट कर देते हैं इस बकेट को।
ताकि हमें अनवांटेड चार्जेस ना लगे। इसको मैं बोल रहा हूँ डिलीट। यहाँ पे डिलीट करते समय उस बकेट का नाम हम लोगों को डालना पड़ता है, वो मैं डाल देता हूँ और बोल देता हूँ कन्फर्म, और रिफ्रेश करने के बाद में वो बकेट डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये था कैसे बकेट बनाना है। ठीक है, अब आगे मूव होते हैं हम लोग इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के तरफ में। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज हम लोगों ने देखा था इज अ ब्लॉक स्टोरेज डिवाइस। तो ये क्या होता है, इज अ हाई परफॉर्मेंस ब्लॉक स्टोरेज सर्विस डिजाइन फॉर यूज विथ Amazon EC2। तो ये EC2 के साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं। और EBS वॉल्यूम आर रेप्लिकेटेड विद इन अवेलेबिलिटी जोन्स एंड इजीली स्केल टू पेटाबाइट ऑफ डेटा। तो ये विद इन एजीज जो होते हैं हमारे एक रीजन के अंदर में जो एजीज है उसमें रिप्लिकेट होते रहते हैं, ताकि आपका डेटा हरदम अवेलेबल रहे। कोई एक एजी अगर बंद भी पड़ जाए तो दूसरे एजी से ये आपको डेटा हमेशा देते रहे। और इसको हम लोग स्केल कर सकते हैं, मतलब इसका जो साइज है वो पेटाबाइट तक बढ़ा सकते हैं, इतना ज़्यादा इसका साइज हम लोग बढ़ा सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो यूज EBS स्नैपशॉट विथ ऑटोमेटेड लाइफ साइकिल पॉलिसीज टू बैकअप योर वॉल्यूम्स इन Amazon S3। तो अभी कोई EC2 इंस्टेंस है, उसके साथ में EBS कनेक्टेड है, आपने बहुत सारा डेटा डाल दिया, तो आप बैकअप कैसे लोगे? तो इसका बैकअप लेने के लिए क्या करते हैं, इसका बैकअप लेने के लिए हम लोग इसका स्नैपशॉट लेते हैं और ये स्नैपशॉट लेके S3 में डाल देते हैं। तो EBS का जो बैकअप लेने का तरीका है वो स्नैपशॉट है, उसका स्नैपशॉट हरदम वो लेता रहेगा। उसको आप शेड्यूल भी कर सकते हो, जो स्नैपशॉट लेना है उसको आप शेड्यूल कर दोगे तो जितने बार भी आपका जो डेटा है वो स्नैपशॉट लेता रहेगा और वो S3 के अंदर स्टोर करता चला जाएगा। A broad range of workloads such as relational and non-relational database, enterprises application, containerized application, big data analytics engine, file system and media workflows are widely deployed on Amazon EBS। तो Amazon EBS में ये इस तरीके के जो डेटा है वो आप स्टोर कर सकते हो, जैसे SQL डेटाबेस, नॉन SQL डेटाबेस, कंटेनराइजेशन आपको करना है। ठीक है, डॉकर वगैरह के साथ में एप्लीकेशंस, कुछ एंटरप्राइज एप्लीकेशन आपको डालनी है, वो सब आप EBS के साथ में कर सकते हैं। अभी EBS के टाइप्स होते हैं, तो पहला एक टाइप, इसका जो पहला टाइप है वो SSD बेस्ड वॉल्यूम। SSD बेस्ड वॉल्यूम मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। और एक दूसरा टाइप है HDD बेस्ड वॉल्यूम। HDD बेस्ड वॉल्यूम मतलब हार्ड डिस्क, जो हमारी नॉर्मल हार्ड डिस्क जो टाइप है वो। तो SSD क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या होता है, एक चिप की तरह ये ड्राइव होता है। तो जो भी डेटा, जैसे पेन ड्राइव होता है ना, पेन ड्राइव में एक चिप लगी रहती है और पेन ड्राइव में सारा डेटा रहता है, तो वैसे ही ये सॉलिड स्टेट ड्राइव रहता है। तो इसका जो हमें परफॉर्मेंस मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। अभी सॉलिड स्टेट ड्राइव के भी दो टाइप है, एक है EBS प्रोविजन्ड IOPS और EBS जनरल पर्पस SSD। EBS प्रोविजन्ड IOPS जो है इसमें IOPS का वर्ड यहाँ पे यूज किया है। प्रोविजन्ड IOPS मतलब इसमें IOPS जो इनपुट आउटपुट पर सेकंड जो है वो आप यहाँ पे प्रोविजन कर सकते हो, कि आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना IOPS उस डिस्क के लिए हम लोगों को डिसाइड करना है, इसलिए ये प्रोविजन्ड IOPS इसका टाइप है। सेकंड वाला जो टाइप है ये जनरल पर्पस SSD है, मतलब इसमें आप IOPS डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें ऑलरेडी डिफाइंड होता है। ठीक है, लेकिन प्रोविजन्ड जो टाइप है इसका EBS का, जो प्रोविजन्ड IOPS SSD है, इसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना। अब वो डिसाइड जो होता है वो डिसाइड होता है वॉल्यूम के साइज के ऊपर में। तो ये जो प्रोविजन्ड IOPS है इसका जो साइज डिसाइड किया गया है 50 IOPS पर GB। जितना GB का वॉल्यूम आपका होगा उतना ये 50 के साथ में मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। जैसे 100 GB है डेटा तो ये हो जाएगा 5000 IOPS। तो ये IOPS जो होता है ये वॉल्यूम के साइज के ऊपर में बढ़ता चला जाता है। अभी इसके बाद में ये जो डिस्क है प्रोविजन्ड IOPS SSD जो डिस्क है, इसका थ्रूपुट आपको निकालना है, मतलब कि मुझे इन और आउट जो डेटा है मेरा एक सेकंड में मैं कितना MB ऑफ डेटा
हार्ड डिस्क से रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, कितना MB ऑफ डेटा मैं प्रोसेस कर सकता हूँ। तो वो अगर कैलकुलेट आपको करना है तो आईओप्स जो होगा, आईओप्स इनटू द साइज ऑफ डिस्क इज इक्वल टू थ्रूपुट, ये इसका फॉर्मूला है। तो जैसे 50 आईओप्स है और 1 GB इसमें डेटा है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो 50 आएगा वैल्यू, तो 50 Mbps मतलब 50 मेगाबाइट पर सेकेंड ये डिस्क क्या करेगी, प्रोसेस करेगी फॉर 1 GB वॉल्यूम के लिए, 1 GB वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो इसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, EBS प्रोविजन IO का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये हाई परफॉर्मेंस SSD वॉल्यूम डिजाइन फॉर लेटेंसी सेंसिटिव ट्रांजैक्शनल वर्कलोड। इसका मतलब क्या है कि लेटेंसी मुझे कम से कम मिले, ठीक है, कम से कम मिले, और जो ट्रांजैक्शन होगा मेरा वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग प्रोविजन IO SSD यूज करते हैं। अभी इसका यूज केस मतलब ये कहाँ पे यूज होती है, तो IO सेंसिटिव नॉन सिक्वल एंड रिलेशनल डेटाबेस। जैसे कि एक डेटाबेस है, वो सर्व कर रहा है किसी गेमिंग वेबसाइट को सर्व कर रहा है, कोई आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो आपके मोबाइल या फोन में, अब उसमें क्या हो रहा है, आप स्कोर कर रहे हो, कुछ भी स्कोर कर रहे हो, तो फटाफट आपको दिखना चाहिए। तो अगर फटाफट आपको दिखाना है तो उसके बैकएंड में जो डेटाबेस होगा वो भी फटाफट होना चाहिए। तो उसको फटाफट एक्सेस करने के लिए EBS का जो टाइप है वो EBS प्रोविजन आप यूज कर सकते हैं, तब आपको जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो बहुत ही फास्ट होंगे। वॉल्यूम का साइज यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 4 GB, मिनिमम 4 GB से 16 TB तक आप यहाँ पे वॉल्यूम का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम IOPS जो डिसाइड किया गया है वो है 64,000 RPM। मतलब ये जो 64,000 RPM है, 64,000 RPM का मतलब है रोटेशन पर मिनट नहीं, रोटेशन पर सेकेंड। तो ये RPM यहाँ पे लिखा है मैंने, बट ये जो रोटेशन होगा ये इन अ सेकेंड होगा फॉर 16 TB के लिए। जब आपका साइज 16 TB रहेगा तब ये IOPS मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे ये साइज कम होगा, जितना कम साइज रहेगा आपका IOPS कम होता जाएगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने जो बताया 50 IOPS पर GB, तो जितना GB रहेगा वो 50 के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो इसके साथ 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना वैल्यू इतना तक आना चाहिए। तो 16 TB इंटू 50 इज इक्वल टू 64,000 RPM आपको ये जो IOPS है, इसका ये जो RPM है इज नॉट द यूनिट ऑफ IOPS। ये IOPS का यूनिट नहीं है, हम जस्ट राइटिंग हियर व्हाट इज IOPS। IOPS इज स्पिनिंग ऑफ द डिस्क। जो आपका जो ड्रम लगा रहेगा वो कितना स्पीड से रोटेट हो रहा है, ठीक है, और जितना स्पीड से वो रोटेट होगा उतना तेजी से आपका डेटा रीड और राइट होगा, ठीक है। तो ये IOPS वही होते हैं। नीतीश का क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में, लास्ट हमारे लेक्चर में कि IOPS क्या है, तो वही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि IOPS मतलब रोटेशन ऑफ योर डिस्क। तो जितना ज़्यादा वो रोटेट होगी उतना जल्दी आपका डेटा प्रोसेस होगा, और दैट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। जो दूसरा टाइप, यस क्वेश्चन या पर GB हम लोग 50 अगर IOPS सेट करते हैं, ओके, हाँ हाँ, तो फिर उसका रीड और राइट और मैक्स थ्रूपुट क्या होगा विकास? हाँ, तो इसका फॉर्मूला है, एक्चुअली इसका फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, IOPS इनटू साइज ऑफ द वॉल्यूम इज इक्वल टू थ्रूपुट, ठीक है। तो जैसे ये 50 IOPS है 1 GB के लिए, ठीक है, तो 50 इंटू 1 इज इक्वल टू 50 Mbps हमें थ्रूपुट मिलेगा। थ्रूपुट मतलब वही इन एंड आउट ऑफ द डेटा, यस। तो ये उसका फॉर्मूला ही सेट है। आपको थ्रूपुट निकालना है तो IOPS इनटू साइज ऑफ द वॉल्यूम लिखो इज इक्वल टू आपको थ्रूपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो और ये जो IOPS है इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वॉल्यूम। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम का साइज रहेगा उतना ज़्यादा आपको IOPS मिलेगा। बिकॉज आपका साइज जो रहेगा, आपका बड़ा डिस्क है तो उसको IOPS आपको ज़्यादा लगेंगे, जल्दी जल्दी स्पिन करना होगा डिस्क को, ज़्यादा डेटा रीड करना है। अगर बड़ा डिस्क है आपका और कुछ आप सर्च कर रहे हो, कुछ आप डेटा लेना चाहते हो और उसका IOPS रहेगा कम, मतलब 500 स्पिनिंग है उसकी और डिस्क का साइज है 16 TB, तो सोचो आपको कितना स्लोली उसको रीड करेगा,
ठीक है, क्योंकि वो स्पिन ही नहीं हो रहा है, उतना स्पीड से स्पिन नहीं हो रही है वो डिस्क। अगर स्पिन नहीं होगी तो वो डेटा आपका रीड नहीं कर पाएगा। तो ये स्पिनिंग वही होता है आईओप्स, मतलब उतना तेज से वो रोटेट होगा, स्पिन होगा और आपका डेटा पूरे डिस्क के अंदर से सर्च करके निकाल के लिया जाएगा, क्योंकि वो एक ब्लॉक में स्टोर रहेगा, किसी एक ब्लॉक में वो डेटा आपका स्टोर रहेगा। ठीक है, रैंडमली वो हर एक ब्लॉक में डेटा आपका स्टोर रहता है। तो दिस IOPS is nothing but the spinning of your disk, spinning of the drum in your disk। कर दिया इसलिए तो क्वेश्चन हम लोगों को ये आ रहा था कि SATA पे रीड हाँ राइट का हम लोग क्या रख सकते हैं सेटिंग, अगर हाँ, रखने जाएंगे तो तो। वही है। तो उस पे सेटिंग रखने के लिए वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका टाइप्स अच्छा रहेगा, अगर आपका जो डिस्क है SSD डिस्क इज द प्रोविजन ऑफ IOPS के हिसाब से अगर अगर आप उसको प्रोविजन कर सकते हो तो ये आप यूज कर सकते हो 50 IOPS पर GB। तो अब आप डिसाइड करो कि आपका जो डिस्क का साइज है वो कितना है, 1000 MB 50 GB का है या फिर 50 TB का है। तो 50 TB का होगा तो इंटू 50 कर देना, वो IOPS आप रख सकते हो उसके लिए। ओके ओके। फिर हम लोगों ने अभी रीड राइट उस पे सेटिंग ऐसा रखा है कि राइट करने के लिए एक्चुअली SSD टाइम लेता है, अपना SATA थोड़ा सा टाइम लेता है राइट ऑपरेशन के लिए। तो फिर हम लोगों ने 60 to 40 का रीड राइट का रेशियो रखा है अभी इधर, और थ्रूपुट भी उतना ही रखा है 60 to 40। और IOPS जैसे आपने बोला ना वैसे हम लोगों ने IOPS उसका सेट किया है साइज के हिसाब से। तो देखते हैं अभी वर्क कर रहा है कि नहीं, अभी तो कर रहा है, देख रहे हैं अभी। ठीक है, सही है, देखो उसका परफॉर्मेंस कैसा आता है। सो हियर IOPS इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द डिस्क, ठीक है, और वैसे ही आपको थ्रूपुट मिलेगा। तो वो दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे, IOPS के साइज को एंड आपके डिस्क के साइज को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो वो थ्रूपुट जो आएगा, जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी द थ्रूपुट मतलब कितना आप डेटा एक सेकेंड में रीड कर पा रहे हो। तो ये जो EBS है, प्रोविजन IOPS SSD, इसका जो थ्रूपुट है उसका थ्रूपुट कितना ले सकते हैं हम, मैक्सिमम 1 GB पर सेकेंड वो प्रोसेस करेगा। 1 सेकेंड में 1 GB डेटा वो प्रोसेस कर सकता है। ये प्रोविजन IOPS SSD का टाइप है। तो सेकेंड टाइप जो हमारा है वो है EBS जनरल पर्पस IOPS। अभी यहाँ पे IOPS आप सेट नहीं कर सकते हो, ये प्रोविजन IOPS था इसलिए आपने यहाँ पे प्रोविजनिंग की IOPS की, बट ये जो सेकेंड टाइप है जनरल पर्पस SSD, यहाँ पे आप IOPS डिफाइन नहीं कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक सेट करेगा। तो यहाँ पे जो इसका लिमिट है जनरल पर्पस के अंदर में, जो बेस लाइन परफॉर्मेंस है वो 3 IOPS पर GB है। तो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ SSD यू आर यूजिंग। तो आप जनरल पर्पस SSD यूज करोगे तो उसका 3 IOPS पर GB है, ठीक है। तो ये इसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये क्या बोलता है, जनरल पर्पस SSD वॉल्यूम दैट बैलेंस प्राइस परफॉर्मेंस फॉर द वाइड वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शनल वर्कलोड दैट डिपेंड ऑन योर प्राइस, एंड कितना आप उसके लिए खर्चा कर सकते हो उस पर डिपेंड होता है। ये इसका यूज केस क्या होगा, इट इज बूट वॉल्यूम, आप बूट करने के लिए यूज कर सकते हो। लो लेटेंसी इंटरैक्टिव ऐप एंड डेव एंड टेस्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बट हाई लेटेंसी मतलब लो लेटेंसी इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, मतलब जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा रहेगी और इंटरैक्टिव रहेगा उस एप्लीकेशन के लिए। वैसे ही अगर कोई डेटाबेस है बहुत आपका फटाफट रीड होना चाहिए तो आप प्रोविजन के लिए जा सकते हो। और जनरल पर्पस का जो साइज रहेगा वो 1 GB से लेके 16 TB तक रहेगा उसका साइज, और इसका जो मैक्स IOPS रहेगा वो 16,000 रहेगा। मतलब 16 TB के लिए ही आपको 1600 का IOPS मिलेगा। यहाँ पे आप सेट नहीं कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक सेट होगा अकॉर्डिंग टू 3 IOPS इज इक्वल 3 IOPS फॉर 1 GB। तो इसका जो मैक्सिमम थ्रूपुट आएगा वो आएगा 250 MBPS, 250 मेगाबाइट पर सेकंड का यहाँ पे थ्रूपुट आपको इस डिस्क के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड जो टाइप है HDD बेस्ड वॉल्यूम, जो इसका टाइप है उसमें पहला जो ऑप्शन है थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD, ये एक कोल्ड HDD आता है इसमें, और एक मैग्नेटिक वॉल्यूम आता है। तो दे आर मैग्नेटिक वॉल्यूम ये सबसे जनरल पर्पस वॉल्यूम है। और जो पहला वाला जो टाइप है थ्रूपुट ऑप्टिमाइज, थ्रूपुट इसमें अच्छा मिलता है आपको,
तो इसमें क्या, इसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बोलता है कि लो कॉस्ट HDD वॉल्यूम डिजाइन फॉर फ्रिक्वेंटली एक्सेस थ्रूपुट इंटेंसिव वर्कलोड। आपको ज़्यादा थ्रूपुट चाहिए तो आपका ज़्यादा बजट भी नहीं है लेकिन थ्रूपुट भी अच्छा चाहिए तो आप थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD की तरफ जा सकते हो। इसका यूज़ केस है बिग डेटा वेयर हाउसिंग, लो प्रोसेसिंग के लिए, लॉग प्रोसेसिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ पे थ्रूपुट आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा डेटा आपको रीड करना है, तो उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हो। इसका वॉल्यूम साइज़ रहेगा 500 GB से लेके 16 TB तक इसका साइज़ हो सकता है। मैक्सिमम IOPS इसमें रहेंगे 500 और मैक्सिमम थ्रूपुट जो यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा 500 MB पर सेकेंड। कोल्ड HDD जो इसका टाइप है, ये लोवेस्ट कॉस्ट HDD वॉल्यूम डिजाइन फॉर लेस फ्रिक्वेंटली एक्सेस वर्कलोड। अभी कोई डेटा है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस, जल्दी एक्सेस नहीं करना पड़ता है, तो अननेसेसरीली आप थ्रूपुट ऑप्टिमाइज के लिए क्यों जाओगे। आप HDD कोल्ड HDD ले लो, उससे आपका बजट भी रहेगा, कम कॉस्ट में मिलेगी और आपका परफॉर्मेंस भी बना रहेगा। तो ये सब ऑप्शंस इसलिए AWS ने प्रोवाइड किया है कि अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो यहाँ पे वॉल्यूम साइज क्या रहेगा, 500 GB से 16 TB तक रहेगा। मैक्स IOPS 250 रहेंगे। मैक्स थ्रूपुट यहाँ पे 250 Mbps तक मिलेगा। मैग्नेटिक वॉल्यूम जनरल पर्पस है, इनफ्रीक्वेंट डेटा एक्सेस के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। और इसका जो साइज रहेगा 1 GB से लेके 1 TB तक ही रहेगा। मैक्स IOPS 40 से 200 तक रहेगा। मैक्स थ्रूपुट यहाँ पे आप करेगा 40 से 90 Mbps तक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्रिएटिंग ऑफ द EBS वॉल्यूम। ये कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए अगेन हम लोग आ जाते हैं कंसोल में।